नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी मॉडल पेपर संख्या 9 पर बात करेंगे, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात की जाए तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर देंगे। हर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आप सभी के पेपर के लिहाज से बात की जाए। चाहे आप सीटेट के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हों या सीटेट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हों, दोनों बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, इसे आप सभी ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिए और बताइए इसमें से क्या राइट आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, विकास की उस अवधि को क्या कहते हैं जब आत्मसात मानकों पर प्रश्न उठाया जाता है और अक्सर परिवार की तुलना में साथियों की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण कि शैशवावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था या मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो दोस्तों, क्या उसे बोलते हैं इन्फेंसी बोलेंगे या अर्ली चाइल्डहुड बोलेंगे या मिडिल चाइल्डहुड बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे एडोलसेंस। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए? विकास की कौन सी उस अवधि को क्या कहते हैं जब क्या हो जाता है, आत्मसात जो मानकों पर प्रश्न उठाए जाते हैं और परिवार से ज्यादा क्या होता है, अक्सर तुलना जो है वह साथियों की राय क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस अवस्था में इस जो हम साथियों की तुलना मतलब साथियों का ज्यादा राय महत्वपूर्ण राय मानते हैं, मतलब कि घर का परिवार का उतना नहीं मानते जितना साथियों की राय की बात हम मानते हैं। तो यह कौन सी अवस्था आपका राइट आंसर बनेगा? तो दोस्तों, जो आपका इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो ऑप्शन संख्या डी बनेगा। किशोरावस्था में बच्चा साथियों के राय जो होते हैं, जो अपने साथियों की राय होती है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है परिवार से ज्यादा, मतलब परिवार की तुलना में साथियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और उनकी राय को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 की बात करेंगे। करे कि या देख कर रहा है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। करे कि यह देख कर कि उनका पुत्र रवि पठन में रुचि लेता है और 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें लाकर दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन से रवि उस पठन क्षमता अपनी आयु से कहीं आगे है। इस उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को संदर्भित किया जा सकता है? मतलब करक 3 वर्ष का बच्चा है, कहीं ना कहीं वह पढ़ लेता है और ऐसी बात हो रही है, मतलब किस सिद्धांत को यह दर्शाता है? कर विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण करता है। कर विकास समीप दूराभिमुख है। कर समीप जो विकास और शीर्षगामी है। कर विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। बेहतरीन प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी की बात करें, किस विकास किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण करता है, तो किसी निर्धारित मार्ग का अनुसरण नहीं करता, ऐसा कुछ प्रश्न में नहीं आप संबोधित कर सकते हैं। अच्छा, विकास समीप जो दूराभिमुख की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहता जो अधोगामी वाला, क्या इसका नाम दूसरा नाम है अधोगामी बोल सकते हैं इसे। और अधोगामी वाली जब बात करते हैं दोस्तों, तो कहता है जी केंद्र से मध्य से बाहर की तरफ होता है। अधोगामी का जो मतलब होता है उसका तात्पर्य होता है मध्य से बाहर की तरफ। क्या इसमें कुछ मध्य से बाहर की घटना घट रही है? क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। 3 वर्ष की आयु में पढ़ लेता है, ऐसा कोई घटना नहीं घट रहा है। अच्छा, विकास शीर्षगामी, क्या सिर से पैर की तरफ ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। सी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ए ऑप्शन भी नहीं। राइट आंसर क्या? ए ऑप्शन आपका करेक्ट, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या जो विकास होता है वह आनुवंशिकता और परिवेश के बीच क्या होता है, अंतःक्रिया के फलस्वरूप विकास कहलाता है। देखिए, वैसे ही बात हो रही है, कहीं ना कहीं 3 वर्ष में पढ़ लेता है, उसके माता पिता ये सारी चीजें उसकी रुचि ज्यादा ले रहा, तो कहीं ना कहीं उसके इन्वायरमेंट, उसके जो वातावरण है, आनुवंशिकता, उसका ज्यादा भागीदारी है और इसीलिए आपका जो बनेगा ऑप्शन संख्या डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 3 की बात करेंगे। विकास की कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना या अस्मिता का विकास या अमूर्त चिंतन। क्रम मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था या पूर्व वयस्कावस्था। प्रश्न को आप सभी देखें और बताने का प्रयास करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनना चाहिए। प्रश्न संख्या बात करेंगे, आपका प्रश्न संख्या 3 की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा? तो दोस्तों,
कह रहा कि वह कौन सी अवस्था जिसमें या लक्षण समाहित हो जाते हैं कि भाई साहब स्वतंत्रता की स्थापना, मतलब आप फ्रीडम चाहते हो, आप अस्मिता का विकास, अमूर्त चिंतन की बात। तो कहीं ना कहीं अमूर्त चिंतन, ये सारी चीजें आपकी किशोरावस्था की घटनाएं हैं। और 11 से 15 के आसपास, मतलब 11 से 16-17 के आसपास, मतलब 11 के आसपास से जब 11-12 साल का बच्चा होता है तो इसका विकास, उसका दिमाग, उसका मानसिकता इसी तरीके से चलना शुरू होता है, जिसे हम बोलेंगे किशोरावस्था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, एडोलसेंस। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और यह प्रश्न सामाजिकरण चैप्टर से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? समाजीकरण के संदर्भ में सही, इसका मतलब है समाजीकरण से जुड़ता हुआ ऑप्शन कौन सा बनेगा? करें कि सभी संस्कृतियों में समाजीकरण का तरीका एक समान है। करा समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय या अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। कर मीडिया और परिवार समाजीकरण के द्वितीयक जो है संस्थान है, या द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान को और भाषा को सीखते हैं। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे और बताने का प्रयास करें क्या इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न दोस्त, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। देखिए कौन सा सही है? कह रहा है सभी संस्कृति में समाजीकरण का तरीका एक समान होता है। क्या सभी संस्कृति की बात, सभी कल्चर में एक ही तरीके से होता है जो समाजीकरण? तो ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग संस्कृतियों के लिए समाजीकरण अलग अलग तरीके से, मतलब समाजीकरण होगा लेकिन अलग, जैसे सभी संस्कृतियों के लिए समान एक तरीके से थोड़ी ना होगा। तो दोस्तों यह ऑप्शन नहीं बनेगा। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया, मैंने आपको कई बार बताई है, सरल प्रक्रिया नहीं है। आप हमेशा ध्यान देंगे जटिल प्रक्रिया समाजीकरण होता है, और साथ ही साथ कारण जिसमें कई संस्थान का मतलब कई एजेंसी, कई जो जैसे प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया, ये सभी जो संस्थान है बच्चों के जीवन में अलग अलग समय पर क्या करते हैं, अवस्थाओं में प्रभाव डालती हैं। यह भी बात, बी ऑप्शन भी हमारा राइट होगा। और हमसे क्या पूछ रहा था? राइट ही पूछ रहा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देखिए मीडिया और परिवार की बात कर रहा है, तो मीडिया आपका द्वितीयक तो है, लेकिन यहाँ पर परिवार की अगर चर्चा करेंगे तो यह प्राथमिक समाजीकरण में आता है। किसमें? प्राथमिक समाजीकरण में आता है। इसलिए दोस्तों यह ऑप्शन आपका कटेगा। अच्छा, डी ऑप्शन में कर रहा है द्वितीयक समाजीकरण सबसे पहले तब होता है जब बच्चे व्यक्तिगत पहचान को क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बनेगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे। 5th नंबर को ध्यानपूर्वक, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी नैतिक तड़कड़ा के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण को उपयोग किया जाता है? करा कि हार्वर्ड गार्डनर, या फिर करा जीन पियाजे, या फिर आपका जॉन टूरिल, या फिर आपका माइकल ओसरी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, और बताएं इसमें से आपका क्या राइट आंसर बन सकता है। दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है। कहा कि वह कौन सा सिद्धांतकारी है? कहता है भाई साहब नैतिक तड़कड़ा के अध्ययन के लिए नैतिक विकासात्मक, जो संज्ञान विकासात्मक दृष्टिकोण सबसे ज्यादा उपयोग माना जाता है। तो आप जानते हैं इसमें से एक ही व्यक्ति का नाम है जो संज्ञान विकास से जुड़ा है, वह जीन पियाजे हैं। आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 5th का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हार्वर्ड गार्डनर तो आपका बनेगा नहीं, क्योंकि बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 6 नंबर के लिए। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं या कथन किसने प्रस्तावित किया? मतलब दुनिया को लेकर क्या करते हैं, अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक बात ऐसा नहीं करता था। थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे और ऐसा बात नहीं मानते थे, उद्दीपक अनुक्रिया की बात करते थे। ठीक है, अच्छा बीएफ स्किनर की बात करेंगे तो यह भी क्या थे, व्यवहारवादी थे। तो यह भी व्यवहारवादी और यह भी व्यवहारवादी थी, इनका कहीं ना कहीं इसका रोल नहीं होगा। ठीक है, तो यह आपका दोनों क्या हो जाएगा, गलत है। ठीक है, ये ना ए होगा ना बी होगा। अच्छा, जीन पियाजे की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या बनेगा, हमारा सी ऑप्शन बनेगा। जीन पियाजे एक क्या है, संज्ञानवादी हैं, और संज्ञानवादी ही क्या कहते हैं, वह कहते हैं सक्रिय प्राणी है। ठीक है, वह सक्रिय प्राणी है, और कहीं ना कहीं जो सक्रियता के साथ हम समझ को बच्चा निर्मित करता है। और यहाँ जीन पियाजे की बात करेंगे तो इनका मानना था बच्चा किससे अंतःक्रिया करता है, वातावरण से अंतःक्रिया करता है। वातावरण से क्या अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है।
वातावरण से अंतःक्रिया करता है और इसीलिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन बनेगा। इवान पावलोव की चर्चा अगर हम करेंगे तो पावलोव क्या थे, ये भी व्यवहारवादी थे और इनका जो सिद्धांत कहलाता है वह शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है और इनका जो प्रयोग था वह कुत्ते पर प्रयोग किए थे या कुत्ते पर प्रयोग किए थे। और इस प्रकार से बात करें तो इनका मानना नहीं था। इवान पावलोव निष्क्रियता पर जोर देते थे, मतलब निष्क्रियता पर जोर देते हुए सक्रिय बनाया जाता था। इसलिए दोस्तों आपका जो बनेगा वह 6 का क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन ही बनेगा। 6 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, प्रश्न संख्या 7 की बात करेंगे। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीक को लेवाइगोस्की ने समर्थन नहीं दिया है? सकारात्मक अधिगम या पाठ द्वारा पाठ प्रदान करना या फिर सहायक अधिगम या प्रतिपादक अध्यापन। तो कौन सा लेवाइगोस्की का बात कर रहा है, लेवाइगोस्की किसका समर्थन नहीं दिए हैं? ठीक है, कौन सा समर्थन इसमें नहीं दिए हैं? बेहतरीन प्रश्न होगा और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट ऑप्शन आप बात कर रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बेहतरीन प्रश्न है दोस्त, अपने अपने तरीके से आप सभी कमेंट करेंगे कौन सा बात करें। देखिए लेवाइगोस्की का मानना था बच्चा कैसे सीखता है, समाज से अंतःक्रिया करता है। समाज से क्या करता है, अंतःक्रिया करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। समाज से अंतःक्रिया करता है और साथ ही साथ बात करें तो इनका मतलब था समाज ही सब कुछ है। और इनसी बात करें तो या हम उम्र की बात करें या समवयस्क की बात करते थे, समवयस्क की बात करते हैं, हम उम्र या समवयस्क की बात करते थे। और इनका जो मानना था वह मानते थे बच्चा खेल के माध्यम से क्या करता है, सबसे महत्वपूर्ण तरीके से खेल समझता है। और इनका एक शब्द था पाढ़, जिसे हम बोलते हैं मचान या इसे हम बोलते हैं स्कैनफोल्डिंग। क्या बोलते हैं, स्कैनफोल्डिंग। तो यह इस नाम को आपने सुना होगा, मैंने आपको कई बार बताई है। और एक आपने सुना होगा जिससे बोलते हैं यम की ओ, जिसे हम कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल क्या बोला था मैंने, नॉलेजेबल अदर की बात किया था। दूसरा अधिक ज्ञानी, दूसरा मैंने एक शब्द और बताया था जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये सभी किसके थे, जीन पियाजे, इसके वाइगोत्स्की थे। और इनका मानना था बच्चा कैसे सीखता है सकारात्मक से द्वारा, मतलब सकारात्मक की बात करें के माध्यम से सीखता, मतलब सहयोग के माध्यम से सीखता है, सहयोग के माध्यम से सीखता है। तो अगर ऐसा कहीं है मतलब इसके इतर अगर कुछ बनेगा तो वही राइट आंसर बनेगा। सकारात्मक अधिगम ठीक है, पाठ प्रदान करना उससे भी सकता है, सहायक अधिगम उसका, लेकिन प्रतिपादन अधिगम की बात नहीं करते थे। तो जो राइट आंसर बनेगा वह हमारा डी ऑप्शन ही राइट आंसर बनेगा। वह क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, 8 नंबर को ध्यानपूर्वक देखेंगे। किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबोधित भाषा के इस प्रयोग को लेवाइगोस्की किस रूप में संबोधित करते हैं? देखिए बच्चे और बहुत से लोग हैं जो हम कभी कभी कोई वर्क करते हैं, जैसे सिलाई उलाई करते समय लड़कियां क्या करती हैं, गुनगुनाती रहती हैं, उसको एक अपने कार्यों को दिशा देने का बात की जाती है। अच्छा वही लेवाइगोस्की अगर बात किया जाए तो लेवाइगोस्की उसे बोलते हैं निजी संवाद, या उसे बोलेंगे निजी वार्ता, या उसे बोल सकते हैं व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं। वहीं पर अगर जीन पियाजे की भाषा बोली जाए तो जीन पियाजे उसे क्या कहते हैं, उसे अहम केंद्रता कहते हैं। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है दोस्तों वह क्या कर रहा है, लेवाइगोस्की के अनुसार हम बात कर रहा है कि जब हम आपस में खुद से बात करता हूं उसे क्या बोला जाता है। तो मैंने बताया अहम केंद्रिता वाचन की बात करेंगे तो ऐसी कौन बात मानता था, वह जीन पियाजे मानते थे। अगर जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाता तो फिर ऑप्शन आपका ए राइट होता, लेकिन हमसे लेवाइगोस्की के अनुसार पूछा जा रहा है। तो इसमें से क्या बनेगा, निजी वाचन बनेगा। आपका जो करेक्ट होगा वह प्राइवेट रीडिंग की बात करेगा। आपका बी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। क्या है, बी ऑप्शन 8 का जो राइट आंसर बनेगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। कल लॉरेंस कोलबर्ग, अच्छा लॉरेंस कोलबर्ग आप जानते हैं इनका सिद्धांत जो कहलाता है नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने दी थी। अच्छा इसमें करा कि नैतिकता विकास के किस स्थान पर व्यक्ति कानून और सामाजिक स्वीकृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जो प्रश्न कह रहा है मित्र वह परंपरा से ऊपर उठ के बातें कर रहा है। किससे,
परंपरा से, जो परंपरा चली आ रही है, परंपरा से उठकर परंपरा से ऊपर बात हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो निर्णय लिया जा रहा है वह पश्च परंपरागत पर चलेगा, पश्च परंपरागत अवस्था पर चलने वाला है। और पश्च परंपरागत अवस्था की अगर हम चर्चा करें तो उसका एज कहलाता है 13 से 16 वर्ष। ठीक है, 13 से 16 वर्ष दो तरीके से बच्चा निर्णय लेता है। एक तो किस आधार पर, एक तो वह जो सामाजिक अनुबंधन के आधार पर, एक तो वह सार्वभौमिकता के आधार पर। तो उसमें आपका जो यह प्रश्न है वह तीसरे का विलांग करता हुआ ऑप्शन आपका राइट होगा। सामाजिक अनुबंधन हो नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक अनुबंधन की जब बात होती है तो इसमें कहा जाता है कि कानून को लचीलापन बनाया जा सकता है। मतलब आप अगर कानून संपूर्ण मानवता के लिए सही है, मतलब समाज के लिए सही है, तो कानून को हम लचीला कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो आपका ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसे जो सामाजिक अनुबंधन की बात करें तो यह तीसरे का फर्स्ट कहलाता है। कौन सा? तीसरे का फर्स्ट कहलाता है। अच्छा, सार्वभौमिकता की बात करेंगे, तीसरे का सेकंड कहलाता है। और दो ए चाहे तीसरे के हिसाब से या निर्णय लेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बी ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। सामाजिक व्यवस्था हम जानते हैं दूसरे का दूसरा बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है कानून व्यवस्था किसी भी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए। यांत्रिक उद्देश्य की बात करें तो हम जानते हैं पहले का दूसरे की बात करते हैं, पहले के दूसरे की बात करते हैं। पहले का क्या बोलते हैं? पहले का दूसरे की बात करते हैं, जिसमें स्वार्थी स्वभाव का बच्चा या स्वार्थ के आधार पर हम निर्णय लेते हैं, स्वार्थ के आधार पर। तो इसमें से जो राइट बनेगा वह बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 9th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वह बी इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से आप सभी ने देख रहे होंगे बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में टपक जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर करें, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में क्या कर रहा है? समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थी में क्या बढ़ावा देता है? प्रतियोगिता का, या सहभागी अधिगम का, या प्रतिद्वंदिता का, या कुंठा का? तो दोस्तों इसमें से क्या होगा? क्या इसमें कि कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन करने के लिए सुसाध्य करता है, तो कहलाएगा दोस्तों सहभागी अधिगम, जिसे हम बोलते हैं को पार्टिसिपेटरी लर्निंग की बात करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा दोस्तों? वह आपका बन जाएगा, वह आपका कोऑपरेटिव लर्निंग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा दोस्तों? वहां पर जो आपका इसे बोलेंगे, यहाँ पर गलत लिखा गया है, जो आपका करेक्ट होगा वह कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करेगा, सहभागी अधिगम की बात करेंगे। तो 10 का जो बनेगा बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए हार्वर्ड गार्डनर की बात करा जाए। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, 8 प्रकार की बुद्धियों की बात करते हैं। अगर इनसे चर्चा की जाए तो इनका मानना था कि सभी के सभी जो 8 प्रकार की बुद्धियां हैं सभी अपने आप में विशिष्ट हैं। क्या है? अपने आप में विशिष्ट हैं। अच्छा, इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि में कौन से बुद्धि को समाहित किया गया है? विश्लेषणात्मक, भाषाई स्थानिक, या सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक व्यवहारिक, या भाषाई तार्किक गणितीय संगीत की, या द्रव्य या स्फटिकीय सामान्य? तो आप दोस्तों जानते हैं जो 8 प्रकार की बुद्धियां थी उसमें विश्लेषणात्मक नहीं था, भाषाई था और स्थानिक था, लेकिन विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात वह नहीं करते थे। ये ऑप्शन नहीं बनेगा। सृजनात्मक बुद्धि की बात नहीं करते थे, और यह कहते थे, या जो बी ऑप्शन दिख रहे हैं, या स्टर्नबर्ग की बात करें, स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र का सिद्धांत कहता था, त्रितंत्र का सिद्धांत कहता था, इसलिए आपका नहीं बनेगा। भाषाई, तार्किक, गणितीय और संगीत की बुद्धि की बात करते थे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, डी की बात करें तो ऐसी भी बात वह नहीं करते थे। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा वो ऑप्शन संख्या सी बनेगा, 11th का सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न करा, बच्चों में जेंडर रूढ़िवाद के खंडन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? किसका प्रयोग टालना चाहिए? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा दोस्त। बेहतरीन प्रश्न, और इसके लिए बताएंगे क्या आपका करेक्ट ऑप्शन। अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना, गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्कों से अनावरण का। लड़कियां कला में अच्छी होती हैं और लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, जैसे वर्णीय उक्तियों का प्रयोग करना, या विविध जेंडरों के बारे में जन्मजात क्षमताओं और क्षमताओं की जो सामाजिक अभिज्ञता
पर समालोचनात्मक चर्चा करना। तो कह रहा कि इसमें जो रूढ़िवाद के खंडन हेतु क्या करना, किसका प्रयोग टालना चाहिए। मतलब कह रहा है इसमें हमको ढूंढना है निगेटिव। इसमें क्या ढूंढना है, हमें नेगेटिव ढूंढना, कौन सा इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा, ऐसी बात हमसे पूछ रहा है। कह रहा कि अन्य जेंडर के बच्चों के साथ संयुक्त प्रयास करना। तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं यह जेंडर को बढ़ावा नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को कमी लाने की बात होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो होगा वह निगेटिविटी की तरफ चलेगा, मतलब नकारात्मक जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ाए, इसकी भी बात कर रहा हूं। जेंडर गैर रूढ़िवादी गतिविधियों से जुड़े वयस्क की अनावरण, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को नहीं बढ़ानेगा, ना ए बढ़ाएगा ना बी बढ़ाएगा। लेकिन सी ऑप्शन पूरी तरीके से बढ़ा रहा है। कैसे, लड़कियां कला में अच्छी होती हैं, लड़के गणित में उत्कृष्ट होते हैं, ऐसा बात क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ा रहा है। और इसीलिए आपका दोस्तों सी ऑप्शन आपका बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, 13 नंबर की बात कर लेते हैं। कथन आपके सामने लिखा गया है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में वैयक्तिक भिन्नताओं को पोषित नहीं करना चाहिए। तो आप जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता को पोषित करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चों में क्या है, वैयक्तिक भिन्नताएं हैं और हर बच्चों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं ही, क्योंकि हर बच्चों में जब ईश्वर ने ही सेम नहीं बनाया है तो हम क्या करेंगे, वैयक्तिक भिन्नता को पोषित करने की बात करेंगे। नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कथन पूरी तरीके से गलत है। प्रगतिशील शिक्षण का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को एक रूपी तरीके से, तो आप जानते हैं एक रूपी तरीके से नहीं हो सकता किसी बच्चों, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नता होंगी तो एक रूपी तरीके से हम कैसे पढ़ा सकते हैं, तो या तो बात बिगड़ेगा। तरह के निर्देश दिए गए मानक विधियों, तो मैंने आपको बताया था मानक विधियों की बात कभी नहीं होगा, नेगेटिव पार्ट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तर्क है यह भी गलत है और कथन भी अपने आप में गलत है। तो कौन सा इसमें से बनेगा, दोनों क्या हो जाएंगे गलत, ए और आर दोनों गलत हैं। इस प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नीति की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। कर कि आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया जाता है। अच्छा, प्रगति पत्र जो प्रोग्रेसिव कार्ड की बात कर रहा है, जो प्रोग्रेसिव कार्ड की बात कर रहा है, मतलब प्रोग्रेसिव कार्ड जो दिया जाएगा जो माता पिता को, वह कैसा, माता पिता या अभिभावक को वह कैसा प्रोग्रेसिव कार्ड दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था भाई साहब वह प्रोग्रेसिव जो कार्ड होगा वह 360 डिग्री पर आधारित होगा। वह कैसा, वह तीनों पक्षों को, अब तीनों पक्ष के बच्चों के तीनों पक्षों को आकलित करते हुए होगा, जैसे बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बात करें उसके साथ साथ जो शारीरिक, मानसिक, शारीरिक पक्ष, बच्चे के भावात्मक पक्ष, बच्चे का मनोगत्यात्मक पक्ष, तीनों पक्षों का आकलन करेगा। संज्ञान पक्ष साथ ही साथ जो संज्ञान पक्ष है उसके साथ साथ भावात्मक पक्ष, साथ ही साथ मनोगत्यात्मक पक्ष, तीनों की बात की जाएगी। तो कह रहा है ऐसे प्रगति पत्र जिसमें विद्यार्थी के प्रदर्शन को अन्यों की तुलना, तो तुलना करते हुए नहीं रहेगा, गलत होगा। अच्छा, कह रहा वर्ष के अंत में, कर वर्ष पर्यंत पेपर पेंसिल, ऐसा भी हमने नहीं बताया था। डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र, तो बहुत होगा आपका सही है, डिग्री जो होगी वह बहुआयामी प्रगति पत्र होगा। और योगात्मक एक आयामी प्रगति पत्र, तो आपको मैंने बताया था रचनात्मकता की बात किया था, ना कि आपका समेटिव की मैंने बात किया था। रचनात्मक जो प्रगति कार्ड होगा मतलब बहुआयामी प्रगति, मतलब रचनात्मक बहुआयामी प्रगति कार्ड होता तो हमारा डी ऑप्शन बनता जी। इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वह सी ऑप्शन होगा। कैसे होगा आपका, डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र होगा। जो करेक्ट आंसर दोस्त बनेगा ना वह हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर जो लिखा गया है थोड़ा सा इसमें से टाइप नहीं हुआ है, हमें लगता है इसमें चीजें टाइप नहीं की गई हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे डिग्री क्या होगी, यहाँ पर ऑप्शन में है 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति कार्ड, यहाँ पर 360 डिग्री है, ठीक है, आपका सी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। 15 नंबर के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करते हैं। कौन सा इसमें से आलोचनात्मक तर्क की बात करेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या
है। कर मीथेन का रासायनिक सूत्र, कर भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं, कर हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। अच्छा, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, तो एक ही सेंटेंस में हम चीजें बता सकते हो, क्या सकते हो, एक ही सेंटेंस में बता सकते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे, मीथेन का रासायनिक सूत्र लिख दोगे। क्या होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र, हमें लगता है CH4 होता है, यही होता है, पता नहीं सही है गलत है, CH4 होता है। इस बात को ध्यान देंगे, हमारे ख्याल से यही सही है, ठीक है, यह रासायनिक सूत्र यही होता है हमारे ख्याल से। A+B का होल स्क्वायर अगर बताएंगे तो A² + B² + 2AB होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो आप सूत्र लिख देंगे, तो एक सेंटेंस का प्रश्न क्या होना चाहिए, आलोचनात्मक सोच पर, कहीं ना कहीं बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर कर रहा है। तो या क्रिटिकल जो थिंकिंग का बात करेगा वो ऑप्शन संख्या सी करेगा, क्या करेगा, ऑप्शन संख्या सी, क्योंकि भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। अच्छा, मुझे भोजन की कमी हुई तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, तो एक सेंटेंस में चीजें नहीं हो सकता, और इसीलिए 15 नंबर का जो राइट आंसर बनेगा वह सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, वह सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 16 नंबर की बात करते हैं। करेक्ट, एक भाषा कक्षा में एक विद्यार्थी जिन्हें वाचन वैकल्य है, वाचन वैकल्य का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसे मैंने बताया था डिसलेक्सिया बताया था, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया से क्या होता है, पठन विकार होता, पढ़ने में दिक्कत होता है। उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किस तकनीक का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं जिससे बच्चे को पठन वैकल्य डिसलेक्सिया हो, तो इसमें से क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें बचना चाहिए। कि भाई साहब लिखने में दिक्कत, हस्तलिखित कार्यों को जमा करे और सफल करे कि सख्त समय सीमा निर्धारित करना। कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज रिकॉर्ड के इस्तेमाल को अनुमति देना। कि भाई साहब हस्तलिखित के बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यों को जमा करने की अनुमति देना, तो बजाय टाइप और मुद्रित करके कार्यों को जमा करना, या फिर वैयक्तिक गति के अनुसार पठन और लेखन के अवसर प्रदान करना। बेहतरीन प्रश्न है, किससे बचना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए आप सभी कमेंट करेंगे क्या आपका राइट आंसर बनेगा। देखिए हम ध्यान देते हैं, कि एक भाषा कक्षा में विद्यार्थी जिसे वाचन वैकल्य है, भाषा की क्लासरूम है, वाचन वैकल्य है मतलब कहीं ना कहीं बोलने में दिक्कत है, सफल समावेशन के लिए किससे बचना चाहिए, हस्तलिखित कार्यों को जमा करें और सख्त समय सीमा निर्धारित करें। तो सख्त समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे भाई साहब, उससे डिसलेक्सिया है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, और इसीलिए दोस्त आपका यही ऑप्शन गलत है। जब यही गलत है तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा राइट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। कक्षा में नोटिस बनाने की जगह आवाज को रिकॉर्ड करने का अनुमति देंगे, ठीक बन जाएगा। यहाँ पर अनुमति देने की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी अवसर दिया जा रहा है, यह भी ठीक है। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन संख्या ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 17 नंबर के लिए। अधिगम संबंधित वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ADHD बताया था, ध्यान न्यूनता सक्रियता विकार। तो ऐसे में क्या बच्चा करता है, ध्यान बहुत टाइम तक नहीं लगा पाता है और ध्यान बहुत तीव्र गति से क्या विचलित होता है। तो इसमें से क्या होगा, कि आवेगशीलता और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्नलिखित में से किसकी ओर इशारा करती है। अवधान न्यूनता, असक्रियता विकार, या स्वलीनता, या दृश्य बाधित, या गुणन वैकल्य। तो दोस्तों इसमें से क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए बनेगा। अवधान न्यूनता सक्रियता में क्या होता है, ध्यान टाइम तक आप ज्यादा टाइम तक नहीं लगा पाते हो, आपका ध्यान जो है विचलित हो जाता है, और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनेगा। 17 का क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, बात कर देंगे 18 नंबर की। कि निम्नलिखित में से वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किक अधिगम, समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित हैं महत्वपूर्ण रूप से किसे बाधित करता है। श्रवण है,
क्षति को या दृश्यात्मक क्षति को या फिर कह रहा गति संचालन क्षति को या बौद्धिक क्षति को। तो मैं दोस्त ध्यान देंगे जिसमें तार्किक और अधिगम और समस्या समाधान को सही तरीके से वह सम्मिलित होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, तार्किकता, कहीं ना कहीं लर्निंग, कहीं ना कहीं जो समस्या समाधान है ये सभी किससे होते हैं, वह अगर बच्चा नहीं कर पा रहा तो वह जो बौद्धिक क्षति है कहीं ना कहीं क्या होगा, जो बच्चे का बौद्धिक क्षति उससे संबंधित होगा। तो महत्व रूप से बाधित रहता है, आपका ऑप्शन संख्या डी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न कथन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। कथन में कहा समावेशन से तात्पर्य है कि अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखते हैं। मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जो समावेशन का तात्पर्य है वह पृथक रूप से नहीं सीखते हैं, वह समाहित रूप से सीखते हैं, समाहित रूप में सीखते हैं। तो समाहित होता है यहाँ पर, या जोड़कर बात की जाती है तो ठीक बनता है। या पृथक रूप का मतलब नहीं होता, समावेशन का मतलब होता है सभी एक साथ चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अच्छा, कार्य में करा इस प्रकार की रणनीति अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी को समाज में प्रतिभागिता के लिए तैयार करती हैं और विकल्प चुने। तो प्रतिभागिता का मतलब होता है कंपटीशन के लिए तैयार करती है। इसका मतलब कंपटीशन अपने आप में क्या है, गलत बनेगा, कारण भी गलत है और कथन भी गलत है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी ही बनेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को देखेंगे 19 नंबर के लिए और अपने तरीके से आप बताने का प्रयास करेंगे जी दोस्त। और हमें जहां तक लगता है ऑप्शन संख्या डी ही बनेगा। कैसे? क्योंकि आपने देखा कि समावेशन का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, मुख्य धारा विद्यालय में पृथक रूप से सीखते नहीं है, वह सभी एक साथ बैठकर सीखते हैं। तो समावेशन का तो मीनिंग गलत है एकदम। और कहीं कारण में कह रहा प्रतिभागिता का मतलब कंपटीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कंपटीशन की बात कर रहा है, और ऐसा भी बात नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, 20 नंबर की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का महत्वपूर्ण कारक नहीं है? कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जो सृजनात्मकता का लक्षण है वह मौलिकता भी है, वह प्रवाह है, जिसे हम बोलते हैं धारा प्रवाह भी बोलते हैं, धारा प्रवाह भी बोलते हैं, और जिसे हम बोले लचीलापन एक बोला जाता है, एक बोला जाता है विविधता। क्या बोला जाता है? विविधता या विस्तारण हम कह सकते हैं, विस्तारण। तो एक और होता है विस्तारण। ठीक है। तो आपका नेक्स्ट जो चौथा होगा, 4 जो है तत्व माने जाते हैं, लेकिन अपसारी चिंतन नहीं होता है। अपसारी की जगह क्या होता है, यहां पर अगर होता अपसारी, जिसे बोलते अपसारी होता जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन होता तो बात हमारी बन जाती, लेकिन लिखा है अपसारी, कन्वर्जेंट लिखा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन संख्या 20 का बी ऑप्शन हमारा राइट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं 21 नंबर के लिए। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होते हैं? करा कि भाई सब अखबार होते हैं क्या, या सहपाठी, या पाठ्य पुस्तक, या लोक कथाएं? क्या आपका सही विकल्प की बात करा सेकेंड और थर्ड, करा फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ? क्या दोस्तों इसमें से राइट आंसर बनेगा सामाजिक संरचनात्मक क्लास की बात हो रही है? तो बेहतरीन प्रश्न है, और इसके लिए दोस्त बताएंगे क्या आपका करेक्ट ऑप्शन हमें लगता है कि राइट आंसर बनेगा। देखिए अखबार से भी आप कहते हैं, या ज्ञान का स्रोत हो सकता है, अखबार से भी हो सकता है, सहपाठी से भी हो सकता है, पाठ्य पुस्तकों से भी हो सकता है। ठीक है, लोक कथाओं से होगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? वह 21 का क्या बनेगा? 21 का ऑप्शन संख्या हमारा डी बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता के लिए क्या आवश्यक है? अन्वेषण और पूछताछ, पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण का सप्रयोग और चिंतनशीलता, बहस और चर्चा। तो दोस्तों ऑप्शन करा है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों इसमें से आप जानते हैं यह पुनरुत्पादन और प्रत्यास्मरण नहीं होगा, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए नहीं होता। रट्टा मारना, स्मरण या जिसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन और रिकॉल की बात नहीं होगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन और रिकॉल की बात आपके लिए नेगेटिव बनेगा। अन्वेषण ठीक है, और साथ ही संप्रयोग और चिंतनशीलता भी सही है, बहस भी। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। देख लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में टपकते बहुत तेजी से हैं जी। ठीक है,
जी एकदम प्रश्न आपका, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में हमेशा से पूछे गए हैं। 23 नंबर की बात करें, अधिगमकर्ताओं को एक संसाधन समृद्ध वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता की अनुमति देना और अपने लिए स्वयं ही ज्ञान की संरचना हेतु सुसाध्य करना किस उपागम की ओर इशारा करता है? खोजी अधिगम की तरफ, या पाठ पुस्तक केंद्रित, या प्रतिपादक अध्यापक को, या व्यवहारवादी अधिगम को? तो किसकी ओर इशारा करेगा? तो भाई साहब यहाँ पर क्या दे रहा है, जो स्वतंत्र वातावरण में अधिकतम स्वतंत्रता के साथ आप अनुमति देने की बात हो रही है, तो यह सिर्फ हमेशा खोजी अधिगम की बात करेगा, या अन्वेषण अधिगम की बात करेगा, या अन्वेषण अधिगम की बात आप कर सकते हो। ऐसी बात की जाती है जिसे इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग की बात होगा, और राइट आंसर होगा पाठ पुस्तक केंद्रित। ऐसी कोई बात नहीं मानता है। अध्यापक केंद्रित तो बाल शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। व्यवहारवादी भी ऐसी नहीं बात करते हैं। तो 23 का जो बनेगा ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? वो ऑप्शन संख्या हमारा ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, बेहतरीन प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके पेपर में खूब आते हैं। 24 नंबर के लिए बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं, जो वैकल्पिक धारणाएं होती है, अल्टरनेटिव जो बिलीव्स होते हैं, जो विश्वास होते हैं का निर्मित होना अमान्य है, पूर्ण रूप से विसंगत और त्रुटिपूर्ण है, उनके अंतः प्रज्ञानजन्य या सहज ज्ञान के सिद्धांत को दर्शाते हैं, अध्यापिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान तो देना जाना चाहिए, क्योंकि अध्यापिका हर बच्चे के हर नजरिए पर ध्यान रहना चाहिए। बच्चा क्या गलती कर रहा है, कैसे सीख रहा है, तो अध्यापिका को ध्यान तो होना चाहिए। यह ऑप्शन नहीं बनेगा। तो जो वैकल्पिक धारणाएं होती हैं, जो अल्टरनेटिव बिलीव्स हो जाते हैं, उनमें वह क्या करता है, बच्चे में उनके अंतः प्रज्ञाजन्य सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाते हैं। ऑप्शन संख्या हमारा सी बनेगा। ठीक है, 24 का जो राइट आंसर बनेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथन की हम चर्चा करेंगे। कथन में किशोरों को कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कारण में सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को संज्ञा करने के अवसर देता है। सही विकल्प को चुनेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, और आर व्याख्या करता एक ही। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता एक ही। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो किशोर हैं क्लास में चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए उन्हें ढेर सारे मौके देना चाहिए। एकदम कथन सही है। कारण में कि इससे क्या होता है, सहयोगात्मक अधिगम और अर्थ के जो निष्कर्ष हैं, या जो इन सारे पर अवसर देता है जानने के लिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कारण क्या कर रहा है, कथन को पूरी तरीके से संतुष्ट कर रहा। राइट आंसर क्या बनेगा, वह ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्या बनेगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, 25 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आगे हम चलेंगे, ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर के लिए। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यंत्रवत याद करने की बात हो रही है, तो यंत्रवत याद करना अपने आप से क्या नेगेटिव है, जैसे ऑप्शन देखिए कट हो जाएगा। ऐसे सामग्री देना जो माध्य रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा को रूपांतरित की मांग करें, तो ऐसी बात क्या होगी? तो चलते हैं आगे बात करें। असंबद्ध खंडों में जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए, तो असंबद्ध खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए, तो ऐसी बात तो नहीं होगा। ऐसे कार्य देना जो बच्चों के परिवर्तन संज्ञानात्मक स्तर को अत्यधिक ऊंचे हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऑप्शन संख्या क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या हमारा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। 26 का जो बनेगा दोस्त, वह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। क्यों? ऐसी सामग्री देना जो माध्य रूप से चुनौतीपूर्ण हो और स्कीमा को रूपांतरित करने की मांग करे, मतलब स्कीमा को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने, स्कीमा को आपको सही तरीके से उसको चेंज करने की मांग करे और आप सीखें। तो इसका मतलब संज्ञानात्मक परिवर्तन जो प्रोत्साहित करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना होगा, वह आपका ऑप्शन संख्या बी आपका जो बनेगा। असंबद्ध खंडों में जानकारी देंगे तो टुकड़े में देंगे तो बातें बिगड़ेगी, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन 26 का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, ध्यान देंगे 27 नंबर के लिए। योग्यता की किस धारणा का आशय है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं?
प्रतिस्पर्धात्मक या करासी सत्वात्मक या वृद्धिशीलात्मक या परिहार आधारित। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है। कि योग्यता की कौन सी अवधारणा का अर्थ है कि सफलता पाने के लिए प्रयास सार्थक भूमिका निभाते हैं। जो प्रयास है वही आपका सार्थक भूमिका निभाता है। कौन सा ऐसा मानता है? तो कौन सा दोस्तों मानता है? वह वृद्धिशीलात्मक मानता है कि योग्यता का जो वृद्धिशीलता धारणा है वह कहता है कि आपको लगातार सफलता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए और सार्थक भूमिका निभाते हैं। राइट ऑप्शन बनेगा हमारा सी ऑप्शन। बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न जब आते हैं पेपर में तो देखिए यह प्रश्न एकदम जूनियर लेवल का प्रश्न है और जूनियर में ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण 27 का सी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर के लिए, एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो कैसा होता है? होगा कर औसत रूप से कठिन कर पाठ सामग्री के प्रतिस्पर्ध पर आधारित, कर पुनरावृत्ति और यांत्रिक या सामूहिक कार्य, कर सही विकल्प, कर सेकंड थर्ड, कर फर्स्ट सेकंड, कर फर्स्ट और फोर्थ, कर फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ज्यादा औसत रूप से कठिन करे कौन सा इसमें क्रियाकलापों को इस्तेमाल करना होगा जो कैसा हो? बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को देखेंगे और बताने का प्रयास करेंगे क्या आपको लगता है कि इसमें से राइट आंसर बनना चाहिए। जी दोस्त एकदम बताएंगे इसमें से क्या राइट ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। देखिए औसत रूप से कठिन ठीक है, मतलब बहुत कठिन नहीं, औसत रूप से होना चाहिए कठिन। ठीक है, इस संरचनात्मक कक्षा क्लासरूम की बात होती है, एकदम सरलतम देंगे तो भी बच्चा चुनौती नहीं महसूस करेगा। या प्रतिस्पर्धा आधारित हो गया, इसका मतलब रिकॉल वाला चीज हो गई कि नहीं, तो फिर बात बिगड़ेगी। अब पुनरावृत्तीय यांत्रिक की बात, जैसे जो आप जैसा आपका जो मैकेनिकल की बात कर रहा है, यांत्रिक की बात कर रहा है, तो आपका मत बढ़ेगा। जो रेपिटेटिव की बात कर रहा है, पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, रिपीट करने की बात हो रहा, तो यह भी गलत होगा और या सेकंड भी गलत। सामूहिक कार्य को आप जानते हैं संरचनात्मक क्लास की बात की जाती है और बनेगा क्या? ऑप्शन संख्या फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन संख्या सी बन जाएगा। ऑप्शन संख्या सी आपका राइट आंसर बनेगा। 29 नंबर को ध्यान देंगे, करा कि जब एक विद्यार्थी को किसका एहसास होगा यदि वह सफलता का आरोपण यांत्रिक मानता है, मतलब कहीं ना कहीं जो खुद को मानता है, और एहसास होगा कि वह असफलता का आरोपण बाय मानता है। तो कैसा होगा? कर दुश्चिंता राहत या शर्म आभार या गर्व या क्रोध या आभार या प्रसन्नता। तो दोस्तों बेहतरीन प्रश्न है और इसमें आप गलतियां करने वाले हैं। 29 नंबर के लिए बताएंगे क्या आपको लगता है कि राइट आंसर बनेगा। देखिए जब आप क्या मानोगे, जब यहां पर देखेंगे आरोपण आंतरिक मानता है, जब आप असफलता को आरोपण आंतरिक मानेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गर्व महसूस होगा। जब आप क्या मानोगे, बाय आप मानोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, क्रोध आएगा। कहीं ना कहीं देखिए आप बात करते हो, जैसे बाय की बात की जाए, जब आरोपण बाय मानोगे, जैसे कोई ना कोई, जब आप खुद से मानो, जब आपको सफलता मिल जाए, और खुद मेहनत करके करो, तो आरोपण आंतरिक का मतलब है जब आप खुद से मेहनत करके सफलता हासिल कर लेते हो तो आपको गर्व महसूस होता है। अगर आपका जब आरोपण बाय कारक मानो, जैसे आरोपण का मतलब जब असफल हो जाओ और आपका उसके असफल होने का कारण कोई टीचर हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको असफल घोषित कर दिया है, तो आपको क्रोध होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। और इसीलिए दोस्त आपका सी ऑप्शन बनेगा। देखिए जब आप क्या होगे, सफलता प्राप्त हुई और सफलता का श्रेय जब खुद को मानते हो कि मैंने मेहनत किया, मैंने वर्क किया, लगातार मैंने परिश्रम किया और इसीलिए सफलता मुझे प्राप्त हुई, तो गर्व होगा। अगर आप आरोपण का कारण बाय मानते हो, मतलब कोई टीचर की वजह से मैं असफल हो गया और इस वजह से, तो क्रोध होगा। ऑप्शन संख्या सी बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या आपका सी ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज का, ध्यान पूर्वक देखेंगे। माध्यमिक स्तर पर एक नए संप्रदायों को पढ़ाते हुए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अच्छा, कोई नए कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को नए संप्रदाय को पढ़ा रहे, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हो, तो आपको टीचर के रूप में क्या करना है बच्चे को? और माध्यमिक स्तर की बात करें, निश्चित कर लेना चाहिए कि वह संप्रदाय विद्यार्थी के लिए बिल्कुल अपरिचित है। तो अपरिचित की बात तो हम नहीं करेंगे, उसे पुराने जो उसका पूर्व ज्ञान है उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना चाहिए, एकदम ऑप्शन संख्या बी बनेगा। विद्यार्थियों को बने बनाए लेख देने चाहिए और रट्टा मारने को कहना चाहिए। तो रट्टा मारने के लिए अपने आप में नेगेटिव होगा और यह बातें एनसीएफ विरोध करता है। निश्चित कर लेना कि संप्रदाय के बारे में चर्चा के दौरान विद्यार्थी अपने
सामाजिक सांस्कृतिक साझा ना करें, तो आप जानते हैं साझा करना चाहिए, ना से चीजें बिगड़ गई, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा दोस्तों। यह प्रश्न बहुत कठिन नहीं था, बस कॉन्सेप्ट को समझना था कि मैंने आपको कई बार बताई है, जब नए कॉन्सेप्ट को आपको सिखाया जाए तो आप पूर्व ज्ञान से जोड़कर सिखाया जाए, जिससे बच्चा बेहतरीन तरीके से सीख पाता है। तो दोस्तों आप सभी के सामने 30 प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी, जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगली क्लास में किसी हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर पर बात करेंगे, और आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस प्रकार से लाए जा रहे हैं। आपको मॉडल पेपर के सहारे चीजों को कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देने की बात की जा रही है और पढ़ाया जा रहा है। दोस्त जैसा भी आपको सेशन लग रहा हो, पेपर कैसा है, जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और नॉर्मल है या स्टैंडर्ड है, जैसा आपको लग रहा है कि सर जी ज़्यादा कठिन है या ज़्यादा सरल है, उसको एक बार आप सभी कमेंट के माध्यम से चीज़ें बता देंगे और उसी प्रकार को ध्यान में रखते हुए आपके सामने मॉडल पेपर लाए जाएंगे दोस्त। तो अगली क्लास में जैसा भी आप फील करते हो, जैसा भी आपको महसूस होता है कि सर के द्वारा चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, आप अपनी राय जरूर दें। अगली क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।